मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग अध्याय 6 का अगला टॉपिक जानते हैं। हम लोग कल ग्रामीण अधिवास के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नगरीय अधिवास, अर्बन सेटलमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्बन सेटलमेंट, है ना, नगरीय अधिवास। तो देखिए क्या है, आप जान ही रहे होंगे, इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। दो शब्द हैं इसमें। एक वैसा शब्द है जो नगर, तो नगर में बसने वाले लोगों को क्या कहते हैं? नगरीय अधिवास कहते हैं। ठीक है, नगर में बसे लोगों को नगरीय अधिवास कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसको जानते हैं क्या है ये। किसी भी नगर का विकास एक छोटे से अधिवास के रूप में होता है। सच बात है, किसी भी नगर का विकास एक छोटे से अधिवास के रूप में होता है। जब पहले शुरुआत होता है तो पहले वहाँ पे छोटा बस्ती होता है, धीरे धीरे रोड का विकास होता है। उसके बाद जैसे ही रोड का, हाईवे वगैरह का विकास हो जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है ना। तो देखिए कैसे होता है, धीरे धीरे वह बढ़ता हुआ कस्बा क्या बनता है? कस्बा बनता है। मतलब गांव से बड़ा, नगर से छोटा कस्बा। फिर कस्बा में बाजार लगने लगता है। फिर वही धीरे धीरे और जनसंख्या बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के बाद वो क्या हो जाएगा? नगर। और यही नगर में जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा तो महानगर कहलाएगा, है ना। और महानगर में जैसे मान लीजिए 5 से 10 लाख की जनसंख्या है तो महानगर के अंतर्गत आ रहा है ना। तो ये हम इसी में आगे जब जाएंगे तो अब 10 लाख से भी ऊपर जनसंख्या हो गया तो ये विशाल काय नगर, जिसको बृहद नगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बृहद नगर का रूप धारण कर लेता है। किसी नगर का विकास निम्नांकित अवस्थाओं में होता है। देखिए यहाँ पे अवस्था दिया हुआ है, जैसे जिस प्रकार बच्चों की अवस्था होता है ना, ठीक उसी प्रकार जो है ये नगरों के विकास की अवस्था को बच्चों की अवस्था के साथ तुलना करके बताया गया है ना। तो आइए देखते हैं, पहला है पूर्व बचपन। कौन सा? पूर्व बचपन। जब वो कस्बा से थोड़ा सा कम रहता है, वहां पे बहुत कम जनसंख्या होते हैं ना, उस समय वो पूर्व बचपन के रूप में रहता है। जैसे इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं। इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अब गांव में गए होंगे तो देखे होंगे कि उसका घर भी है, वहीं रहता भी है, और दुकान भी है। तो अब मान लीजिए वहाँ पे धीरे 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 वो मार्केट लगने लगा और बहुत लोगों का घर और दुकान सब वहीं पे है, तो वैसे स्थानों को हम कहेंगे पूर्व बचपन। मतलब वो शुरुआत हो रहा है। क्या हो रहा है? शुरुआत हो रहा है। तो वैसे स्थान को हम पूर्व बचपन, अर्थात इस अवस्था में कुछ दुकान व मकान एक ही स्थान पर होते हैं, है ना। एक दो सड़कें होती है। सामान्य रूप से परिवेश ग्रामीण लगता है। सामान्य रूप से वो परिवेश कैसा लगता है? ग्रामीण परिवेश लगता है, लेकिन थोड़ा सा सघन हो जाता है वहां पे, इसलिए उससे जो है पूर्व बचपन की अवस्था वो नगर का एक शैशवा अवस्था होता है, सॉरी, पूर्व बचपन का अवस्था होता है। अब पूर्व बचपन से यानी बचपन से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो शैशवा अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा? शैशवा अवस्था में आ जाएगा, है ना। देख लीजिए शैशवा अवस्था। इस दशा में केंद्रीय भाग की तरफ, यानी जो केंद्र होगा, है ना, जो मान लीजिए एक बिंदु है ये, ठीक है। अब इसके बीच वाला भाग एक केंद्र हो गया, है ना। अब इसको समझना है ना, देखना। व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है, और इसका केंद्र वाला भाग, जो बीच वाला भाग है, वो क्या बन जाता है? व्यापारिक क्षेत्र बन जाता है। रहने योग्य मकान में दुकानें बन जाती है। जो लोग जिस घर में रहते थे अब वहां से दूसरे स्थान पर अपना घर बनाने लगते हैं, और वहां पे वो दुकान का घर बन जाता है ना। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, ये अब आगे आइए किशोरा अवस्था में। किशोरा अवस्था जब बालक 12 वर्ष से उम्र में ज़्यादा हो जाता है ना, 10-11 साल के बाद का, है ना। इसमें नगर की जो सड़कें, गलियां अधिक विकसित होने लगती है। गलियां भी विकसित होने लगती हैं, बहुत लोग वहाँ पे आ जाते हैं, रहने लगते हैं। आवासीय
व व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र व्यवस्थित होने लगता है। आवासीय व व्यावसायिक क्षेत्र व्यवस्थित होने लगता है। जनसंख्या का प्रसार बाहर की ओर होने लगता है। कहने का मतलब जो केंद्र में जो जनसंख्या था अब वहां पे नहीं आ रहा है, तो उसका विस्तार धीरे धीरे बाहर की ओर होने लगता है, अर्थात इसका क्षेत्रफल बढ़ने लगता है ना। ये होता है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था, क्या आ गया? प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का मतलब है कि अब युवा अवस्था, प्रौढ़ हो गया है, 20-25 साल के बाद का उम्र जो है ना, यानी 15 साल के ऊपर वाला प्रौढ़ होने लगे हैं अब, है ना। ठीक है, तो ऐसे इस अवस्था में नगर के आवासीय व औद्योगिक क्षेत्र, नगर के आवास व औद्योगिक क्षेत्र अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। आवासीय क्षेत्र अनेक भागों में बढ़ जाते हैं और आवास रहने वाला क्षेत्र जो है अलग अलग अनेक भागों में बढ़ जाते हैं। आबादी बढ़ने से बहुमंजिला मकान भी बनने लगते हैं। प्रौढ़ावस्था आ गया, मतलब नगर का धीरे धीरे विकास एकदम बढ़ता जा रहा है। अब जो है मकान अब जो था वो क्या होने लगे? बहुमंजिला, 1 मंजिला से 2 मंजिला, मतलब मंजिला पर मंजिला बनने लगे। ठीक है, बहुत सारे मंजिला हो गए, है ना। उसके बाद आइए अधेड़ा अवस्था। कौन सा अवस्था? अधेड़ा अवस्था। यह नगर के विकास व वैभव की चरम अवस्था है। नगर यानी यह नगर के विकास व वैभव की चरम अवस्था है, अर्थात अंतिम अवस्था है विकास का। ठीक है। व्यापारिक, औद्योगिक, आवासीय व प्रशासनिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं, यानी व्यापारिक, फिर औद्योगिक, आवासीय व प्रशासनिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं। व्यापारिक क्षेत्र अलग हो जाते हैं, यानी जहाँ पे लेन देन व्यापार वाला काम होता है वो अलग हो जाता है, और उद्योग जो लग रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। प्रशासनिक, जितने भी शासकीय कार्य जैसे कलेक्ट्रेट अलग हो जाएगा, हॉस्पिटल अलग हो जाएगा, मतलब ये अलग एक क्षेत्र में ही डेवलप हो जाएंगे, वैसे क्षेत्र को अधेड़ा अवस्था कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है वृद्धावस्था, है ना। वृद्धावस्था, यह नगर विकास की अंतिम दशा है। यह नगर विकास की अंतिम दशा है जिसमें उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। और विकास क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब विकास जो पूर्ण कर गया, बिल्कुल अब उसमें विकास नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है, फिर वहीं से विकास रुक जाता है। देखिए क्या है ना कि जब लोग छोटे रहते हैं उसके बाद धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद वो उसका हाइट नहीं बढ़ेगा, है ना, वो उतने के उतने रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब वृद्ध होगा तो और वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, मतलब उसका अवरुद्ध हो जाएगा और वो धीरे धीरे अपना स्थिति की ओर जो है निचली अवस्था की ओर फिर पहुंचने लगेगा, मतलब वो वृद्ध अवस्था में आ जाएगा और बिल्कुल धीरे 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 करके वो एकदम बुढ़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति हो जाता है। जैसे कुछ शहर का नाम है, देखिए समरकंद, कुस्तुनतुनिया, है ना, और मुल्तान, बुखारा आदि इसी प्रकार के नगर हैं, है ना। ये कुस्तुनतुनिया, समरकंद, मुल्तान, बुखारा आदि इस प्रकार के पश्चिमी एशिया की ये सब जो है शहर हैं, है ना। आइए आगे देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम बिल्कुल याद रखना। मैं यहीं से एक क्वेश्चन दे देता हूं। नगरीय अधिवासों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? या आप इसका दूसरे भाग में भी कह सकते हो, नगर का विकास अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए, यानी नगर का विकास अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम बिल्कुल रट जाओ, है ना। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसके बाद अपने हिसाब से लिख पाओगे, है ना। चलिए, जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकार। अब ये जनसंख्या के आधार पर है और वो विकास के आधार पर था, ठीक है। विकास अवस्था के आधार पर नगरों का प्रकार अगर पूछेगा तो वो आपको डालना है। पूर्व बचपन, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकार पूछेगा तो आपको इसको, क्योंकि ये डायरेक्ट बन जाता है एकदम सही जोड़ी, इसी को उठा करके और डाल देते हैं वार्षिक पेपर में, है ना। तो आइए देखते हैं, पूर्वा या नागला।
पूर्वा या नागला लगभग 50 से 100 तक की जनसंख्या यहाँ पे होता है। पूर्वा या नागला जो पारा मोहल्ला होता है ना, वहाँ की जनसंख्या कितने होते हैं? 50 से 100 तक की जनसंख्या होती है ना। 50 से 100 लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नगरीय गांव। नगर की तरह एक गांव होता है जहाँ पे 100 से लेके 5000 तक जनसंख्या होती है। कितने होते हैं? 100 से लेकर 5000 तक होती है। उसके बाद कस्बा में देखो, कस्बा 5000 से 10,000 की जनसंख्या होती है। नगर में 1 लाख से अधिक जनसंख्या नगर में निवास करते हैं। उसके बाद महानगर में 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या को महानगर कहते हैं। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो अलग अलग आपको मिल जाएगा। 5 से 10 लाख को भी महानगर कहते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। क्योंकि देखिए नगर कोई भी कहलाएगा तो 4 लाख 5 लाख अधिकतम, लेकिन 5 लाख से अधिक है तो वो महानगर के श्रेणी में आने लगता है, ठीक है। 1 लाख है तो मान लीजिए अब 1 लाख जनसंख्या वाला को नगर कहेंगे तो 5 लाख हो गए तो 5 नगर के बराबर हो जाता है, तो महानगर ही कहा जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद आइए छठवां पे, बृहद नगर, यानी 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को बृहद नगर कहेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखने हैं। पहला क्या है? पूर्वा या नागला में 50 से 100 लोग रहते हैं, वहाँ की कितनी जनसंख्या होती है? 50 से 100 जनसंख्या होती है। और नगरीय गांव में 100 से 5000 होता है। कस्बा में 5000 से 10,000 होता है, ठीक है। 5 दूना 10,000, कस्बा में 5 दूना 10 यानी 5 से 10,000। और नगर में 1 लाख से अधिक जनसंख्या, महानगर में 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या होता है। अगर आपको आ गया कि 5 लाख से 10 लाख, तब भी आप महानगर ही बोलेंगे, है ना। उसके बाद बृहद नगर 50 लाख से अधिक वाले जनसंख्या, 50 लाख हो तब भी बृहद नगर कहलाएगा ना, ध्यान रखिएगा। ओके चलें आगे, आगे आते हैं, ठीक है। अब देखिए मानव सभ्यता के साथ, मानव की सभ्यता जहाँ पे विकास हुआ है ना, के साथ नगर का विकास क्रम भी जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में नगरों का विकास व्यापार केंद्रों के रूप में हुआ। प्राचीन काल में जो नगरों का विकास हुआ था वो एक व्यापार के रूप में हुआ था। किस रूप में हुआ था? व्यापार के रूप में हुआ था, ठीक है। सभी नगर गांव के सदृश विकसित होते हैं, यानी गांव के समान ही दिखते हैं और वही धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? नगर के रूप में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तत्पश्चात बृहद आकार ले लेते हैं। उसके बाद क्या ले लेते हैं? बड़ा आकार ले लेते हैं, विशाल आकार ले लेते हैं, है ना। गांव और नगरों के बीच की इकाई को, गांव और नगरों के बीच की इकाई को कस्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कस्बा कहा जाता है। जहां नगरों के समान सुविधाएं मिलती है, यही कस्बा नगरों में परिवर्तित होता है। जहां नगरों के समान सुविधाएं मिलती है, जहां नगरों के समान सुविधाएं मिलती है, यह कस्बा नगरों में परिवर्तित हो जाती है। मतलब नहीं समझ पा रहे हैं? समझिए ए कि जहां नगर के समान, जहां नगर में जो सुविधा मिल रहा है, ठीक उसी प्रकार सुविधा कहाँ मिल रहा है? कस्बा में मिल रहा है ना। ये अब आगे देखिए, वह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है। मतलब यहाँ पे अप्राकृतिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता होती है। जैसे अब यहाँ पे फैक्ट्री लगा हुआ, आपको वाणिज्य है ना, वहाँ पे बैंक, कई तरह की ऐसे मार्केट, ठीक है, वो सब वहाँ पे मिलेंगे। प्राकृतिक रूप से वहाँ जंगल वगैरह से निर्माण हुआ हुआ कोई चीज़ नहीं, कंदमूल नहीं, ऐसा, ठीक है। वहाँ विनिर्माण है ना, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य, शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है। नगरीय अधिवास कहलाता है, ठीक है। ध्यान से इसे जो है परिभाषित कर लेना है ना। आप इसे जो है बिल्कुल याद रखना कि वह अधिवास जिसमें अप्राकृतिक उत्पादन संबंधी क्रियाओं की प्रधानता पाई जाती है, वहाँ विनिर्माण, परिवहन, व्यापार तथा वाणिज्य,
शिक्षा, बैंक, मनोरंजन एवं शासन प्रशासन संबंधी कार्य किया जाता है, नगरीय अधिवास कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा ना कि भूल जाएंगे? याद रखना है। ठीक है, आइए उसके बाद अब हम लोग देखते हैं नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाला कारक क्या ऐसा उस स्थान पर है कि ये नगर बन जाता है ना। देखिए, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है जलवायु। क्या जलवायु वहाँ अनुकूल है, स्वास्थ्यवर्धक है? देखते हैं, अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में लोग निवास करना पसंद करते हैं, है ना। अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु में लोग निवास करना पसंद करते हैं। शीत प्रधान जलवायु की तुलना में, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ की जलवायु की तुलना में उपोष्ण, ध्यान रखना, उपोष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेश अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। मतलब उपोष्ण प्रदेश, ध्यान रखना, न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा ठंडी, वैसे क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध समृद्ध नगर उपोष्ण और शीतोष्ण हिस्से में हैं। टोक्यो, जापान का एक टोक्यो शहर है, देखिए कि वो एकदम बिल्कुल शीतोष्ण क्षेत्र में है ना। न वहाँ ज़्यादा गर्मी लगता है और न ज़्यादा ठंडे। न्यूयॉर्क, ये दिल्ली का है, सॉरी, न्यूयॉर्क आपका ये यूएसए यानी अमेरिका का है, वहाँ भी वही क्षेत्र वैसा ही है, मतलब न ज़्यादा ठंडा और न ज़्यादा गर्मी। ये शंघाई भी है, लॉस एंजल्स भी वहीं है, बीजिंग, ठीक है, आदि ऐसे ही नगर हैं। टोक्यो, न्यूयॉर्क, शंघाई, लॉस एंजल्स, बीजिंग, चीन जान रहे हैं ना, आदि ऐसे ही नगर हैं। शंघाई भी कहाँ है? ये व्यावसायिक राजधानी है चीन का, शंघाई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। पहला रहा जलवायु, अब दूसरा क्या? धरातलीय स्वरूप। पहला क्या? जलवायु, दूसरा क्या? धरातलीय स्वरूप, है ना। समतल तथा उपजाऊ धरातलीय भागों में अधिवास का विकास अधिक होता है। यानी कहा जा रहा है कि समतल तथा उपजाऊ धरातलीय भागों में अधिवास का विकास अधिक होता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवासों, उद्योग धंधों, कारखानों, सड़कों आदि के लिए समतल भूमि की आवश्यकता होती है। किस भूमि की आवश्यकता होती है? समतल भूमि की आवश्यकता होती है ना। तीसरा है खनिज एवं शक्ति संसाधन, यानी खनिजों के मिलने के स्थान पर धीरे धीरे नगरों का विकास होने लगता है ना। जैसे मान लीजिए अब जहाँ पे जैसे लौह अयस्क मिल गया कच्चा माल, या आपके बॉक्साइट मिल गया, सोना हीरा मिल गया, और वहाँ पे अब वहाँ पे उद्योग लगने लगे, ठीक है, तो अब धीरे धीरे वहाँ पे नगर बसने लग जाते हैं। ठीक है, जब खनिज समाप्त हो जाते हैं तब नगर भी उजड़ने लगते हैं, जिन्हें प्रेत नगर कहा जाता है। यह स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर की भी होती है। यह स्थिति किसी कल कारखाने वाले नगर की भी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रेत की नगरी किसे कहेंगे? जहाँ नगर का क्षेत्र उजड़ जाता है वैसे क्षेत्र को प्रेत की नगरी कहेंगे। प्रेत के टीला आप सुने होंगे, है ना, तो एक प्रेत की नगरी है। चौथा है जल आपूर्ति के स्रोत, है ना। प्राचीन समय में नगरों का विकास जल आपूर्ति स्रोतों के समीप हुआ करता था। औद्योगिक कार्य, परिवहन तथा यातायात के जरूरतों की पूर्ति इनसे अधिक होती है। लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे। शिकागो
मिशिगन, मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे, दिल्ली यमुना नदी के किनारे, इलाहाबाद, हावड़ा और कानपुर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। कौन कौन? इलाहाबाद, हावड़ा और कानपुर, ये 3 शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। मैंने इलाहाबाद गया है और वहाँ पे बिल्कुल वाकई में बसा हुआ है इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे। या बनारस, वाराणसी भी मैंने गया है और वहाँ भी देखा कि बिल्कुल वो शहर का जो विकास हुआ है ना, वो बिल्कुल आपका जो है उस नदी के किनारे यानी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला देखते हैं। 5वां, परिवहन एवं यातायात। ठीक है, परिवहन एवं यातायात आने जाने की सुविधा है या नहीं। आवागमन एवं परिवहन के स्रोत का नगरों से व्यावसायिक संबंध है। यानी आवागमन एवं परिवहन के स्रोत का नगरों से व्यावसायिक संबंध है। वहाँ पे बाजार व्यवसाय का कार्य किया जाता है। जैसे मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मार्ग मिलते हैं वहाँ नगरीय अधिवास बनने लगता है। ठीक है, नगर के विकास में परिवहन व यातायात का प्रमुख योगदान रहता है। ठीक है, अर्थात आवागमन एवं परिवहन के स्रोत का नगरों से व्यावसायिक संबंध है। जैसा मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं का होता है ना, रक्त कोशिकाओं का होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मार्ग मिलते हैं वहाँ नगरीय अधिवास बनने लगते हैं, है ना। नगर के विकास में परिवहन व यातायात का मुख्य योगदान रहता है। उसके बाद आइए औद्योगिकरण में देखते हैं। उद्योगों का विकास क्रमिक गति से होता है। जो उद्योग प्रधान होता है वह नगर क्रमशः महानगर का स्वरूप ले लेता है। मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि उद्योग लगने लगते हैं और जैसे जैसे उद्योग लगते जाता है और उसका थोड़ा विकास होता जाता है, बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे नगर से फिर महानगर का स्वरूप लेने लगता है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन में बर्मिंघम, जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। लिवरपूल है ना, लिवरपूल। भारत में टाटा नगर, राउरकेला, भिलाई, इसी प्रकार के नगर हैं, है ना, औद्योगिक नगर। ठीक, कैसा नगर कहेंगे? औद्योगिक नगर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है पूंजी तथा प्रौद्योगिकी। पूंजी और प्रौद्योगिकी यानी नगरों के विकास में पूंजी मुख्य है। फिर उसके बाद इमारतों, सड़कों, जल की आपूर्ति हो पाता है कि नहीं, प्रकाश आदि की व्यवस्था में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुशल मजदूर, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकीय क्षमता के द्वारा साधनों का दोहन होता है। ठीक है, उसके बाद आइए अगला देखते हैं व्यापार व वाणिज्य। अब देखते हैं कि वो कैसा शहर है। यानी व्यापार व वाणिज्य भी शहरों को प्रभावित करता है। जैसे परिवहन व यातायात की सुविधा के आधार पर वाणिज्य का सूत्रपात होता है, जिसके आधार पर व्यापारिक नगर विकसित होता है। कैसा नगर विकसित होता है? व्यापारिक नगर। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व रेल मार्ग के निकट मैदान, पर्वत, वनों व मैदानों के मिलन स्तर पर, मार्गों के मिलन बिंदु पर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क व रेल मार्ग के निकट व्यापार किया जाता है। मैदान व पर्वत, वनों व मैदानों के मिलन स्थल पर भी, मार्गों के मिलन बिंदु पर भी किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया इसमें 8 तरह की जो है प्रभावित करने वाला। पहला जलवायु, दूसरा धरातलीय स्वरूप, तीसरा खनिज एवं शक्ति संसाधन, चौथा जलापूर्ति के स्रोत, जल का पूर्ति हो पाएगा या नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं पीने के लिए, हाँ मिलेगा, परिवहन आने जाने के लिए गाड़ी घोड़ा है कि नहीं, तो है, औद्योगिकरण, क्या वहाँ पे उद्योग वगैरह लगे हैं, लोगों को काम करने के लिए मिलेगा व्यवस्था, हाँ मिलेगा, पूंजी एवं प्रौद्योगिकी की व्यवस्था है, पूंजी पैसा लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, तभी वहाँ पे नगर का विकास होगा। व्यापार व वाणिज्य करने की सुविधा है, तो है।
ऐसे स्थानों पर जो है ये उद्योग या नगर का विकास हो पाता है। तो चलिए बस हम लोग यहीं तक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्वेश्चन नगरीय अधिवासों को प्रभावित करने वाले यानी नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद एक और है, जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकारों को बताइए कितने हैं। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आपको मिलता है, बाकी हम अगले दिन बात करेंगे।